तो क्या हाल है भाई लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज पर पढ़ने वाला है काइनेमेटिक्स। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक दो पार्ट तो होना ही है इसका। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ अपने बारे, छोड़ो नहीं बताता हूँ। तो आज अपन पढ़ने वाला है काइनेमेटिक्स का पार्ट 1। ठीक है, तो एकदम मस्त मक्खन की तरह समझ में आएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा वो जरूर वेक्टर वाला क्लास नहीं किया होगा तो वो कर लो, उससे आसानी पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा वेक्टर का यूज़ होगा। क्योंकि अपन अभी 11-12 का चीज़ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हाईफाई तो होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि बच्चे जैसा है कि काम चल जाए तो फिर 9-10 जैसे कि कोई वेक्टर का जरूरत नहीं पड़े, कुछ नहीं पड़े। पर इसमें तो चाहिए तो फिर आपको वेक्टर भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैंने पढ़ा दिया, वो जाके देख लो। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स होता क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ पार्टिकल, बॉडी और सिस्टम विदाउट कंसिडरिंग इट कॉज। उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। तो ये है ज्ञान की बात है। अब अपन पढ़ने वाले काइनेमेटिक्स में कुछ बेसिक्स टर्म पहले समझ लेते हैं। जैसे पहला बेसिक टर्म हो गया पॉइंट मास। ये पॉइंट मास क्या होता है, या फिर कहो पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये सब छोटा मोटा चीज़ है जिसको समझना जरूरी है। ये बेसिक से ही है ना। तो पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन ट्रेवल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन फ्रॉम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया डेफिनेशन समझ में आया नहीं तो मैं समझा देता हूँ। तो इसका क्या मतलब होता है? सपोज एक ट्रेन है, ठीक है। एक ट्रेन चलता है धनबाद से लेके कोटा तक, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया कम से कम 1350 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो ट्रेन भी तो कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर लंबा होता ही ना, आधा किलोमीटर ही सही है, 1 किलोमीटर बहुत बड़ा बोल दिया। तो उतना बड़ा ट्रेन होता है। पर जब अपन 1350 किलोमीटर का जब डिस्टेंस ले रहे धनबाद से कोटा, तो ये ट्रेन का लेंथ कोई वैल्यू नहीं रखते, इतना लंबा ट्रेन, जितना भी लंबा ट्रेन हो। तो ये ट्रेन क्या हो गया? एक टाइप का पॉइंट मास हो गया, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन जो पढ़ने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि फ्रेम इन विच पोजीशन और लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विथ रेफरेंस टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कोई भी एक फिक्स पॉइंट से अपन मेजर करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या लोकेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये समझ में नहीं आया तो सपोज ये थर्ड पॉइंट सब बाकी क्लियर हो जाए। जैसे रेस्ट एंड मोशन। ये रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? इफ द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज विथ टाइम विद रेफरेंस टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। इफ द पोजिशन रिमेन्स अनचेंज विथ टाइम तो इट इज कॉल्ड एज रेस्ट पोजिशन, ठीक है। सपोज कोई एक पॉइंट ले लिया अपन, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये गाड़ी है। यदि इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ये यदि मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये बॉडी क्या हो गया? मोशन में है। और यदि मूव नहीं कर रहा है तो ये बॉडी क्या हो गया? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बॉडी यदि मूव नहीं कर रहा है तो ये रेस्ट में है। तो एक बात हमेशा ये ध्यान में रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में है वो हो ही नहीं सकता। जैसे सपोज एक ट्री, ठीक है, ट्री चलो है, पड़ा है वहीं पे, पर तुम लोग बोलेंगे नहीं ये तो रेस्ट में है, पर वो रेस्ट में नहीं होता है क्योंकि अर्थ तो घूम रहा है ना, ठीक है। कोई एलियन देखेगा उस ट्री को, सपोज जूम करके देखा एकदम मस्त, तो फिर क्या होगा? वो बॉडी तो मूव कर नहीं रहा है, ठीक है ना। पर एलियन को अर्थ मूव करते दिखेगा तो अर्थ मूव करेगा तो इसका मतलब ट्री भी मूव करेगा, ठीक है। तो एलियन के रिस्पेक्टिव में वो हो गया मोशन में, पर जब अपन देखते हैं उसको ट्री को तो वो हो गया रेस्ट में। तो ये सिंपल लॉजिक है, समझ में आ गया ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेस्ट एंड मोशन और पॉइंट मास एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट ये सब क्लियर हो गया। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आप पढ़ चुके, ये क्या है? एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये सिंपल है। देखो डिस्टेंस आप सबसे पढ़ते हैं, डिस्टेंस दिखने में आसान है कि यार ये तो समझ में आ जाता है, पर इसमें भी बहुत सारा कंसेप्ट है। डिस्टेंस होता है क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट रिप्रेजेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। सपोज दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ए, एक हो गया बी। तो हमें ए से बी जाने के बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, ठीक है। एक ये रास्ता हो गया और एक ये रास्ता हो गया शॉर्टेस्ट, और ये टेढ़ा मेढ़ा होके भी जा सकते हैं अपन,
ठीक है, कुछ नोट इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ जो काम आएगा। जैसे पहला पॉइंट कि बिटवीन 2 पॉइंट ए और बी, इसमें इन्फानाइट वैल्यू हो सकता है डिस्टेंस का, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द पाथ, ये किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे, ये कैसे जा रहा है। यदि ऐसे जा रहा है तो ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, ये सीधा पहुंच रहा है तो ये थोड़ा कम है, इससे तो कम है। और ये भी तो देखो टेढ़ा करके जा रहा है, तो इधर उधर घूम घूम के जा रहा है, तो ये हो गया क्या, ये भी माने इन्फिनाइट पाथ है, इसका यही मतलब समझ में आ गया। दूसरा हो गया क्या कि पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट और टुवर्ड इट, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है। देखो इंक्रीजिंग ही हो रहा है, कभी डिक्रीज नहीं होगा, माइनस में तो कभी होता ही नहीं है। तो मतलब इसका तीसरा पॉइंट ये भी आ गया कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव बंदा नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि हमेशा बढ़ता है ना यार, तो फिर कैसे होगा। और बस इतना ही है, 3-4 पॉइंट आप इसको समझ। 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट से सपोज कुछ ग्राफ आ जाता है, ठीक है। सपोज ये ग्राफ है, तो इसमें ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, ठीक है। तो क्या ये ग्राफ हो सकता है डिस्टेंस का? कभी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। फिर एक और ग्राफ पूछते हैं, चलो ये डी हो गया, ये टी हो गया, ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या टाइम कभी नेगेटिव होता है? टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। चलो एक और ग्राफ लेते हैं अपन, ये डी हो गया, ये टी हो गया, तो ये ऐसे, क्या ये डिस्टेंस का ग्राफ हो सकता है? डिस्टेंस क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज हो रहा है, देख रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? तो ये कभी नहीं होगा, ये भी ग्राफ नहीं होगा। और चलो एक और डायग्राम लेते हैं अपन कि ऐसे, ये डी हो गया, ये टी हो गया, तो क्या ये हो सकता है? कॉमन सेंस है, देखो शक्तिमान होता तो हो जाता, पर ये शक्तिमान नहीं है, क्योंकि एक टाइम में दो जगह एक ऑब्जेक्ट कैसे प्रेजेंट हो सकता है? बीता हुआ टाइम जो होता है कभी वो वापस नहीं आता है, तो ये ग्राफ भी हो नहीं सकता। तो डिस्टेंस का ये 4 ग्राफ है जो कि कभी हो ही नहीं सकता है। अब अपन पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। सपोज यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है, ये बी है, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट बी तक, और ऐसे भी जा रहा है। जाने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हो गया ये जो शॉर्टकट है, ठीक है। सबसे कम टाइम कौन सा वे में लगेगा? इसमें लगेगा, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले डिस्प्लेसमेंट के भी कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। सपोज पहला कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स, किसमें डिपेंड करता है? डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में, ठीक है। दूसरा क्या कि पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज। मतलब इनिशियल पॉइंट से जितना ये दूर जाएगा उतना इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। और इसका सेकंड ये समझ जाओ, ये पॉइंट तो क्या बताए, इसको क्या लिखेंगे यार, छोड़ो। डिस्प्लेसमेंट में भी इंक्रीज और डिक्रीज विथ रेफरेंस टू टाइम, ये इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज डिक्रीज करता है विथ रेफरेंस टू टाइम। मतलब इतना सारा जो ग्राफ है, यहाँ पे कुछ ग्राफ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो हो गया, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और चौथा पॉइंट है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा कैसे रहता है? इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन होता है इसका। तो इतना सिंपल है, 4 पॉइंट इधर, 3 पॉइंट इधर, 4 पॉइंट इधर, आराम से समझ जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है यदि यहाँ पे जो डिस्टेंस और टाइम है, यदि डिस्प्लेसमेंट और टाइम होता तो क्या ये सही होता? हाँ, ये सही होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। पर क्या ये सही ग्राफ सही होता? ये ग्राफ सही नहीं होता, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। पर क्या ये सही होता? जो ये कर्व बना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम रहता तो ये सही होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है। पर ये वाला जो है ग्राफ, क्या ये सही होता? नहीं, ये सही नहीं होता,
क्यों नहीं होता? क्योंकि शक्तिमान थोड़ी है। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा, सिंपल है। अब पढ़ेंगे हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर थोड़ा दिमाग खराब करेगा, इसके लिए वेक्टर वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा आना चाहिए। तो चलिए, ये हुआ, ये इनिशियल हो गया 0 0 0, ठीक है। ओ, उसको मान लेते हैं अपन O, ठीक है। और ये हो गया Y, ये एक और एक्सिस बना देता है यहाँ पे, ये हो गया Z और ये हो गया X, ठीक है। सिंपल है यार, इतना सोचना ही नहीं है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ से लेके ये गया A तक, ये हम लोग R1 वेक्टर ले लेते हैं, और यहाँ से लेके ये गया यहाँ तक, ये R2 वेक्टर ले लेते हैं, और ये हो गया, ये क्या हो गया, R वेक्टर हो गया, ठीक है, रिजल्टेंट। तो ए पॉइंट को अपन ले लेते हैं x1 y1 और z1, ठीक है। इसको अपन ले लेते हैं x2 y2 z2, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं इसको, एक OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इजगल टू OB वेक्टर, ठीक है। ये सिंपल है लॉजिक। देखो, OA और AB किसके बराबर हो गया, OB के बराबर। तो ये तो अपन पढ़े ही है ना वहाँ पे वेक्टर वाला चैप्टर में, तो वो जाके देख लो, वीडियो समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या, OA क्या हो गया, OA हो गया R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इजगल टू R2 वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्टेंस थोड़ी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है। उसको निकालने के लिए सिंपल है यार, D इजिकल टू ST लगा देना, सिंपल है, निकल जाएगा। कोई भी चीज़ स्पीड इंटू टाइम कर दो, आराम से आ जाएगा। पर डिस्प्लेसमेंट के लिए ही इतना दिमाग में लोचा करना पड़ेगा, इतना ये सब देख रहे हो, ये सब करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, अपन यहाँ कर लेंगे, सिंपल से समझेंगे। तो ये R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, तो R2 माइनस R1। तो R2 क्या है, एक टाइप का ये फाइनल है, और ये इनिशियल है। R1 इनिशियल हो गया, देखो ये फाइनल हो गया, और ये इनिशियल हो गया, समझ में आ गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, R इक्वल टू RF माइनस RI, ऐसे करके अपन याद रख सकते हैं। पर R2 माइनस R1 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसका बोलते हैं कि कोई बोलता है कि चलो मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको निकालने का सबसे टोपा पहना, लंबा वाला टोपा पहनेगा इसमें, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2R1 R2 कॉस थीटा। बस सिंपल है, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, आराम से निकल गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ते हैं। सपोज R1 दिया हुआ है, OA हो गया क्या, x i कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये दिया हुआ है। और R2 दिया हुआ है जो कि OB हो गया, ये क्या हो गया, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये दो को दिया हुआ है पॉइंट, ठीक है। अब बोला गया हम लोग को कि चलो वेक्टर बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। तो R1 इजिकल टू R2 माइनस R1 करेंगे, पर सिंपल है यार। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, R वेक्टर इजिकल टू x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा, i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सिंपल है, ये याद करके रख लेना दिमाग में, और सिंपल है, ये इम्पोर्टेंट भी है। अब दूसरा आप बोलेगा कि मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड निकालना भी इसका आसान है। तो इसको क्या करें, सबसे पहले एक लंबा सा टोपा पहनाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इतना सिंपल है, बस खत्म। तुम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना भी आ गया और वेक्टर भी निकालना आ गया। तो सिंपल है यार, सिंपल से आराम से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब कोई पूछ देता है कि ये बताओ, सपोज इसका पूछ देता है कि एंगल फ्रॉम x एक्सिस बताओ, एंगल फ्रॉम y एक्सिस बताओ।
तो ये तो अपन वेक्टर वाला चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं आराम से, पर फिर भी यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। सपोज ये हो गया आर वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया आपको पता ही है आर एक्स, ये आर है तो इसका एक्स कंपोनेंट, और ये हो गया इसका वाई कंपोनेंट, ठीक है। इसको अपन ले लेते हैं अल्फ़ा, इसको ले लेते हैं बीटा, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये आर वाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको अपन इसको भी ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये आर वाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। आप सपोज पूछता है कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आर एक्स, इसका क्या हो जाएगा, आर एक्स बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैं पूछता है, कोई पूछ देता है कि ये बात, फिर यहाँ से आप अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं। अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉस -1 आर एक्स अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये सिंपल है। अब सपोज कोई पूछ देता है कि ये बताओ एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का हो गया, अब वाई एक्सिस का कोई पूछ देगा तो इसका भी निकालना सिंपल है, कॉस बीटा इजगल टू आर वाई अपॉन आर वेक्टर। तो इसका वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो बीटा इजगल टू कॉस -1 आर वाई अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब कहीं कहीं ये y एक्सिस का हो गया, ये x एक्सिस का हो गया, तो कहीं कहीं tan के बेसिस पे भी दिया रहता है, तो उसको भी निकालना बहुत आसान है। तो tan के बेसिस में दिया रहा तो सिंपल है यार, इसको भी सोचना नहीं है, आराम से बन जाता है। तो एंगल फ्रॉम x एक्सिस बोला, तो x एक्सिस में क्या हो जाएगा, अल्फा इजल टू tan -1 आर वाई अपॉन आर एक्स, ठीक है। और y एक्सिस के बोला तो बीटा इजल टू tan -1 आर एक्स बाई आर वाई। तो ये सिंपल है, आप देख लो थोड़ा सा, एक ग्राफ से आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं होगा तो याद कर लो। तो फिर टन क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद भी है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है मैं उसको समझा देता हूँ कि कॉस अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा का कॉस क्या हो जाता है, ये कॉस हो गया, ये साइन हो गया और tan हो गया, ठीक है। तो b बाई एच, तो बेस कौन हो गया, आर एक्स, तो यहाँ पे बेस है। हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, आर, तो ये आर हो गया। वैसे इसका भी वही सीन है, कॉस बीटा, तो इसका बेस कौन हो गया, b बाई एच होता है, तो ये बेस हो गया आर वाई, देखो, और आर वेक्टर हो गया क्या, इसका हाइपोटेन्यूज। अब यहीं tan के बेसिस पे x एक्सिस वाला देख लो अल्फ़ा, तो tan क्या होता है, p बाई बी, p हो गया कौन यहाँ पे, p हो गया आर वाई, देखो आर वाई लिखे p, और बेस कौन हो गया आर एक्स, तो ये हो गया बेस। अब tan बीटा का देख लो, ठीक है, tan बीटा इज इक्वल टू आर एक्स, tan का क्या होता है, p बाई बी, p कौन हो गया यहाँ पे, p हो गया तुम्हारा आर बी, आर एक्स सॉरी, तो ये आर एक्स हो गया, और b कौन हो गया, बेस हो गया आर वाई, तो ये हो गया आर वाई। सिंपल है यार, एकदम मस्त मक्खन की तरह समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। ये सब इतना डेरिवेशन समझ कर दिमाग तो दे ही हो ही गया होगा आप लोग, हमको मुझे बताएं यार, तो कोई बात नहीं, कर लेते अपन। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू 2 4 0, और एक और पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 4 4 6, ठीक है। इसको अपन ऐसे खींच देते हैं यहाँ से, और ये हो गया इनिशियल पॉइंट ओ से लेते हैं अपन, ठीक है, नेट रिजल्टेंट आर हो गया। तो अब ये आर आई ले लेते हैं इसको, और इसको आर एफ ले लेते हैं, ठीक है, इनिशियल फाइनल ले लेते हैं। तो अब पूछता है कि बताओ वेक्टर कहाँ है, आर वेक्टर क्या होगा या आर वेक्टर क्या होगा। तो आर वेक्टर निकालने के लिए 4 - 2, ठीक है, आई कैप, प्लस 4 - 4 जे कैप, प्लस 6 - 0 के कैप। सिंपल है यार। तो ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर ये 2 आई कैप प्लस आई है, प्लस 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो इसको हटाओ, इसको कोई काम ही नहीं है, प्लस क्योंकि 4 - 4 0 हो गया, ठीक है, और 6 - 0 6 के कैप। तो इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर क्या आया, 2 आई कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। अब आपको पूछता है कि मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड करना सीधा टॉपर पे नाम 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, √40। ये हो गया आंसर। तो ऐसे निकालना होता है, तो आपको ये भी बता दिया। अब कोई पूछ देगा कि कंपोनेंट बताओ एक्स एक्सिस में, ये निकालना आ जाता है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा
cos -1 2/2√10, ठीक है। √40 कितना हो जाएगा 2√10, ठीक है। तो अब ऐसे x एक्सिस आ गया। अब पूछता है कोई y एक्सिस में बताओ, तो वही फिर इसका हो जाएगा y एक्सिस में क्या हो जाएगा बीटा इजगल टू cos -1, ये हो जाएगा 0/2√10। तो इसका क्या वैल्यू है 0 आ गया, मतलब 90 डिग्री है, समझ जाओ ना। और z एक्सिस में मतलब गामा ले लो, ठीक है। तो cos -1 ये हो जाएगा क्या 6/2√10। ये सिंपल है, एप्लीकेशन भी आप लोग को बता दिया इतना सारा जो पढ़ाया उसका, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, अ पर्सन मूव्स 40 मीटर इन नॉर्थ देन 20 मीटर इन वेस्ट एंड 20 मीटर इन साउथ। मतलब एक आदमी जा रहा है 40 मीटर नॉर्थ पे, 20 मीटर वेस्ट पे और 20 मीटर साउथ पे। तो बताओ कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन क्या है, डायरेक्शन ऑफ इस डिस्प्लेसमेंट क्या है। दिखने में हार्ड लग रहा है, ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, पर अपन को मक्खन की तरह आसानी से समझना है। तो सबसे पहले एक ये चार्ट बनाओ, एक ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। एक बोला गया कि चलो अपन पर्सन को ऐसे 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 ना घुमा के, जो जनरली टीचर बताते हैं, अपन इसको सीधे इसमें लेके जाएंगे। अ पर्सन मूव इन 40 मीटर नॉर्थ, तो ठीक है, पर्सन को यहाँ से पकड़ के 40 मीटर नॉर्थ मूव करवा दिए, 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर लग रहा है। और बोला कि 20 मीटर वेस्ट जा रहा है, तो 20 मीटर वेस्ट इधर हो गया। अब बोला कि 20 मीटर साउथ भी गया है, 20 मीटर साउथ। सिंपल हो जाएगा यार, इतना सोचना ही नहीं है इसमें। तो अब इसको क्या करेंगे, अपन नेट निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। तो 40 और 20 देखो ये क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो नेट इधर बनेगा कितना 20 मीटर और इधर कितना हो गया 20 मीटर। तो इसका जो 90 डिग्री का डिफरेंस है। और एक ट्रिक बताया था ना रिजल्टेंट निकालने का कि a इजिकल टू 2a cos थीटा नेट रिजल्टेंट r, 2a cos थीटा बाई 2। तो 2 इंटू 20 देखो दोनों सेम है, इसीलिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगाए, नहीं तो वो अपना रूट वाला लगाते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। पर इसमें सिंपल है तो इसलिए इससे काम चल जाएगा। 20 इंटू कॉस थीटा बाई 2 मैंने कॉस 90 डिग्री है तो 45 हो जाएगा। तो कितना आएगा 20√2 आएगा। सिंपल है, रिजल्टेंट आ गया 20√2, इधर 20√2 और ये किधर नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल दे। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट, डिस्प्लेसमेंट कितना 20√2। जब 90 डिग्री है तो सिंपल है कि हम लोग को पहले से पता है कि जब दोनों सेम होगा तो क्या हो जाएगा a√2 होता है, तो वही 20√2। तो सिंपल आ जाता है, करने की जरूरत भी नहीं था, तो सिंपल है। और डिस्टेंस निकालने का, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 40 को ऐड कर दो, 20 को ऐड कर दो, 20 को ऐड कर दो, तो कितना होगा टोटल 80 मीटर हो गया डिस्टेंस, 80 मीटर चला है। तो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पे आते हैं, जिस पार्टिकल रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, देन कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1/4 रोटेशन, 1/2 रोटेशन और 3/4 रोटेशन। ये सब एक रोटेशन में कितना चला। मैंने एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, तो क्वेश्चन आता है कि बताओ कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट किया तो कितना डिस्टेंस है और कितना डिस्प्लेसमेंट है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1/4 रोटेशन किया तो कितना, वो आधा किया तो कितना। तो सिंपल है, डिस्टेंस निकालने का हो गया, डिस्टेंस हो गया θr और डिस्प्लेसमेंट निकालने का है 2r sin थीटा बाई 2। बस ये फॉर्मूला में डालो और आंसर तैयार है। चलो एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। एक एग्जांपल बताओ कौन सा लेगा, 1/4 करते हैं, ठीक है। सपोज एक पार्टिकल है जो ठीक है, तो ये 90 डिग्री है और ये 1/4 1/4 हो गया, तो ये r है, ठीक है। तो अब सब पूछता हूँ डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस एक बात बताओ, पेरीमीटर पूरा सर्कल का कितना होता है 2πr और ये चला कितना 1/4, तो 1/4 ये कट गया तो ये हो गया कितना πr/2। डिस्टेंस निकालना यहाँ पे हार्ड हो जाता है इतना करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट में तो फॉर्मूला में डालो तुरंत, कैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2r साइन कितना हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90/2 तो ये हो गया कितना 45। तो 2 इंटू r इंटू साइन 45, साइन 45 1/√2
तो ये कितना हो गया, √2r, ये हो गया आंसर। तो ऐसे करके अपन हाफ रोटेशन में भी ले सकते हैं। इसमें थीटा कितना हो जाएगा, 180 का आधा कर देंगे, क्योंकि साइन 180/2 कर देंगे तो वो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/4 बोला है, तो 3/4 में 270/2 कर देंगे, तो 2r sin θ/270/2 है। सिंपल है यार, रोटेशन भी ऐसे निकल जाएगा। और डिस्टेंस निकालने का तो आता ही है हम लोग को, तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, जिसमें एक आदमी रहता है जो स्ट्रेट लाइन पाथ मूव करता है और टर्न करते रहता है बाय एन एंगल इन लेफ्ट डायरेक्शन, और वो तब तक वो काम करते रहता है तब तक जब तक वो इनिशियल पोजीशन तक नहीं आता है। फिर पूछता है कि बताओ डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि एक आदमी है, ऐसे मूव किया, फिर 60 डिग्री ऐसे मूव किया, ठीक है, 60 डिग्री से मुड़ गया। उसके बाद फिर ये ऐसे फिर 60 डिग्री से मुड़ा, 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 और फिर इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया। तो अब पूछता है कि बताओ डिस्टेंस कितना चला वो, डिस्प्लेसमेंट कितना चला वो, नहीं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब भी बहुत आसान है, इसको अपन ले लेते हैं थीटा, ठीक है, ठीक है। तो थीटा निकालने का तरीका क्या है, थीटा निकालने का तरीका हो गया यहाँ पे तुम्हारा थीटा इजगल टू 2π/n। n क्या है, एक टाइप का पॉलीगॉन बन रहा है ना, तो n हो गया नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगॉन, ठीक है। सिंपल है, आराम से याद हो जाएगा तुमको। और अब यहाँ पे पूछा जाता है कि डिस्टेंस कितना है। तो सपोज एक आदमी है जो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे वो पहला टर्न लिया m=1, यहाँ पे वो दूसरा टर्न लिया m=2, यहाँ पे तीसरा टर्न एंड सो ऑन, मैंने ये टर्न जितना भी टर्न है आप गिन लो, और फिर वो यहाँ पे आके मैंने इनिशियल पॉइंट में पहुँच जाता है वो वापस। यदि हम लोग को अभी यहाँ पे बोलता है कि चलो बताओ डिस्टेंस कितना चलेगा, ये कितना डिस्टेंस घुमा, तो इजगल टू m इंटू ए हो जाएगा, कितना टर्न लिया इंटू ए। सपोज ये साइड का कितना दूर चला, वो ए दूर चला। कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट पूछ जाता है, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए साइन, ठीक है, m θ/2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन θ/2। तो ये फॉर्मूला याद रखो और बनाते रहो। थीटा का वैल्यू यहाँ से 2πn यूज़ कर देंगे, m हो गया नंबर ऑफ टर्न, तो सिंपल है, बस ये डालते रहो, फॉर्मूला को आंसर आता जाएगा। सपोज एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अब पूछता है कि क्वेश्चन में कि बताओ ये 2 टर्न लिया अभी तक, ठीक है, 2 टर्न, सेकेंड टर्न तक 2 टर्न में क्या होगा, 2 टर्न में क्या होगा, डिस्टेंस 2 टर्न लिया मैंने, 1 और 2 मैंने 2 × 10, ए सपोज ले लेते हैं अपन 10 मीटर चलाइए, तो ये हो गया 20 मीटर। सिंपल है, अपने यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10, तो ये हो गया 20 मीटर। सेकेंड टर्न में यही पहुँचता है ना। अब पूछता है डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा, तो ए हो गया सपोज 10, ठीक है, ए तो अपन 10 लिया ना, 10, उसके बाद हो गया साइन, और उसके बाद एम कितना हो गया, दो बार टर्न लिया मतलब 2, थीटा कितना हो गया, थीटा 2π/6 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2π/6, तो हो गया 2। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इजइक्वल टू 2π/6, तो ये हो गया कितना 3, तो π/3 कितना हो जाता है, पाई का वैल्यू कितना 180/3, तो हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 60, ठीक है, 60 हो गया, और बाय 2 कर देंगे 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा नेट। और नीचे में क्या होगा sin θ/2, sin थीटा कितना है θ/2, 60/1 sin 30 हो जाएगा यहाँ पे, sin 30 का 0 1/2 हो जाएगा, तो सब मिला के नेट कितना हो जाएगा 10√3, ये हो गया आंसर। तो सिंपल है यार, सॉल्व कर लो, उतना सॉल्व भी क्या बताएंगे। अब नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं सेकंड लेक्चर में, वो हो गया तुम्हारा स्पीड के बारे में बताएंगे, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का सारा लोचा ख़त्म हो गया, और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ डू लाइक और सब्सक्राइब।